So today we are going to start the new chapter named chapter number 4 of civics. ठीक है, आज हम chapter 4 डिस्कस करने जा रहे हैं. chapter 4 इसका नाम है key elements of a democratic government. key elements of Democratic government. democratic government. What is meaning of democratic government? हम इसको democratic government क्यों कहते हैं बताइए. जब पब्लिक को उनका राइट होता है अपने लीडर को सिलेक्ट करने के लिए. When people are having the right to select their own government or the form of government, then that is known as Democratic government. democratic government. या डेमोक्रेसी हम तभी कहेंगे जब हमें अपने लीडर्स को चुनने का मौका मिलेगा. ठीक है, अगर पहले मोनार्की में क्या होता था, मोनार्की में बेसिकली सब लोग अपने आप बाय डिफॉल्ट वो लीडर बन जाते थे. अगर पापा राजा हैं तो बेटा भी राजा बन जाएगा. तो ये क्या मतलब है इसका मतलब है डिफॉल्ट सिलेक्शन. ठीक है, डिफॉल्ट सिलेक्शन कह लो या फिर मोनार्की कह लो, ये सब बातें एक ही है. आ रहा समझ में? ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी का जो रीजन है वो यही है दैट पीपल आर हैविंग टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट. ठीक है, अपना लीडर या अपनी गवर्नमेंट चुनने का अधिकार हर किसी को हमारे देश में दिया गया. ठीक है नहीं दिया गया. ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब मोनार्की क्या होता है अभी बताया ना. व्हाट इज मोनार्की? सर जब कोई राजा होता है तो सर उसका बेटा ही राजा बनता है. सर उसको इलेक्शन नहीं होता और जैसे पब्लिक को When there is a default selection of any leader, that is known as monarchy. ठीक है, जब कहीं पे भी हम default selection की बात करते हैं, default selection का मतलब क्या? मैं राजा हूँ तो मेरी जो आने वाली पीढ़ी है या मेरा बेटा जो होगा वो ही राजा बनेगा. ठीक है, but when there is a participation of public information of a government, then that is known as democracy. ठीक है, जब इसमें क्या होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता. ठीक है, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन. सही है ना? Yes sir. यहाँ है पब्लिक पार्टिसिपेशन, यहाँ नो पब्लिक पार्टिसिपेशन. ठीक है, लेकिन एक और चीज मोनार्की में ध्यान देने वाली है, वो ये है कि मोनार्की में भी राजा वही बनता है जिसको पब्लिक या प्रजा चाहती है. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि राजा के 4 बच्चे हैं चारों राजा बन जाएंगे. ऐसा है? ऐसा तो है नहीं. सो बेसिकली जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होता है, ठीक है, या फिर उन चारों बच्चों में से जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जिसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है, सही है. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? Selection of government in monarchy. ठीक है, so basically selection on the basis of qualities होता है. Yes sir. Selection of government on basis of qualities. आ रही है बात समझ में? Yes sir. ठीक है, क्या हुआ सुधांशु? छुट्टी हो गई? So in this chapter we are going to study about South Africa. इस चैप्टर में हमें साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ना है. तो साउथ अफ्रीका में बेसिकली डेमोक्रेसी की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, या जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बना. ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करती है और वो चीज क्या है? डिस्क्रिमिनेशन. क्या होता था? क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बताओ, कोई बताओ. भेदभाव. हिंदी में डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव. ठीक है, तो भेदभाव किसके किसके बीच में होता था? नेटिव्स एंड एमिग्रेंट्स होता था. नेटिव्स और एमिग्रेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था. Who were considered as natives? Blacks. ठीक है, और इसको अगर हम एक साथ ले लें तो इसको हम क्या कहते हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेस का मतलब क्या होता है? नस्ल. ठीक है, तो जब नस्ल के आधार पे कभी भी हम भेदभाव करते हैं या उस टाइम होता था तो उसको क्या कहते थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में नेटिव्स हम ब्लैक कंसीडर करते थे और ये होते थे व्हाइट. ठीक है, सो ब्लैक्स वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर. दे वर नॉट गिवन द राइट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, उनको बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए थे.
ठीक है, तो उनको अधिकार का मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपर लोगों को मिलती हैं लेकिन उन लोगों को नहीं मिलती। जैसे हमारी कंट्री में ट्राइबल्स हैं, अनटचेबल्स हैं, इन लोगों को क्या था, बहुत सारे ऐसी जो राइट्स थी वो नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो जब राइट्स नहीं मिला था तो उस राइट्स को पाने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट का हिंदी में मतलब होता है विरोध। ठीक है, और विरोध प्रदर्शन जब उन्होंने स्टार्ट किया या विरोध करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो ये व्हाइट्स थे, व्हाइट्स ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे या फिर टॉर्चर। ठीक है, ब्लैक्स वर टॉर्चर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड बाय द व्हाइट्स। ठीक है, बिकॉज दे थॉट दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, वो ये सोचते थे कि ये हमारे साथ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कलर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, काले गोरे के बीच में का जो भेदभाव हमारा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है? इधर बैठे हो, कलर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, तो ये है हमारा नेटिव्स और एमिग्रेंट्स का केस। उसके बाद आता है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक्स वर कंसीडर्ड एज द नेटिव ऑफ अफ्रीकन आइलैंड और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड द व्हाइट्स वर कंसीडर्ड एज द इमाइग्रेंट्स या एमिग्रेंट्स। ठीक है, द पीपल हु सेटल्ड आफ्टर। ठीक है, जो लोग बाहर से आकर के कहीं पे सेटल हो जाते हैं तो एमिग्रेंट्स कहते हैं। आ रही है बात समझ में? कोई ऐसा महान जिसको समझ में ना आ रहा हो? आ रहा है? ठीक है, तो ये है हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, तो कलर के बेसिस पे जब डिस्क्रिमिनेशन होता था और ये लोग जब हमारे कंट्री का हिस्सा या फिर अफ्रीका कंट्री का हिस्सा नहीं माने जाते थे, तो उसके बाद एक लीडर ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, और उस लीडर का नाम था क्या? नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला रोज हिज वॉइस फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक्स। ठीक है, ब्लैक्स के राइट्स के लिए इन्होंने अपनी आवाज को उठाना शुरू किया। और उसके बाद से फिर जब इन्होंने अपनी वॉइस को रेज करना शुरू किया तो उसके बेसिस पे फिर क्या हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। फिर उसके व्हाइट्स के जो टॉर्चर था उसको रुकवाना शुरू किया। ठीक है, बस ये बताना था। ठीक है, he is also considered as the Mahatma Gandhi of South Africa. Okay, because he was also protesting for the rights of blacks as Mahatma Gandhi was doing for untouchables. ठीक है, जैसे अनटचेबल्स के लिए महात्मा गांधी ने इंडिया में फाइट किया था या फिर उनके लिए प्रोटेस्ट किया था, सिमिलर वे में नेल्सन मंडेला ने वहां पे ब्लैक्स के लिए किया था। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स ही कंसीडर्ड अ न्यू कंट्री। ठीक है, इन्हीं की फाइट्स का, इन्हीं प्रोटेस्ट का नतीजा था कि एक नए कंट्री का फॉर्मेशन हुआ, जिसको कहते हैं हम। कब बना था? सर 1994 ठीक है, उठा दीजिए। 1995 In 1995 there was a formation of one country named South Africa, ठीक है, where all religions, all races and each and everyone was treated equally. ठीक है, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी नाम नहीं था। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं ब्लैक, व्हाइट, ठीक है, ब्राउन, ब्लू जो भी था, ये सब चीज यहाँ पे क्या था? इक्वल था। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज नहीं थी। एंड एज अ रीजन द साउथ अफ्रीका वाज फॉर्म्ड एंड ही वाज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आ गया समझ में? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? तुम्हें आ रहा है? इसीलिए पढ़ा रहे हैं, जो लोग नहीं आए थे वो फिर से समझ लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर में एक स्टोरी है माया नायडू। ठीक है, सो वन डे माया नायडू वाज अ गर्ल हु वाज वर्किंग इन हर हाउस। ठीक है, एंड डूइंग द क्लीनिंग विद हर मदर। ठीक है, अपनी मम्मी के साथ बैठ के साफ सफाई का काम कर रही थी। ठीक है, तो एक बॉक्स में उसे स्क्रैप बुक मिली। ठीक है, तो स्क्रैप बुक में एक फोटो देख करके उसने अपनी मम्मी से ये पूछा कि मम्मी इस फोटो में हु वाज द मैन स्टैंडिंग इन दिस फोटो? ठीक है, ये जो मैन खड़ा था, इस मैन का बेसिकली नाम क्या है और ये हमारे पास क्यों प्रेजेंट है? ठीक है, तो उसकी मदर ने ये बताया कि द नेम ऑफ दिस गाय इज हेक्टर पीटरसन। ठीक है, एंड हेक्टर पीटरसन वाज किल्ड बाय द व्हाइट्स व्हेन ही वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम। ठीक है, व्हाइट्स की वजह से इसकी मौत हो गई थी क्योंकि इसने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, प्रोटेस्ट किस लिए था? क्योंकि उसे जबरदस्ती अफ्रीकान सिखाई जा रही थी। ठीक है, एंड ही वांटेड टू लर्न व्हाट? Zulu language.
जुलू लैंग्वेज इसको सीखनी थी, लेकिन इसको जबरदस्ती क्या सिखाया जा रहा है? अफ्रीकांस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसकी वजह से ये मारा गया था, और ये सारी चीजें हमने कहानी में पढ़ी थी कि इसको मारे जाने के पीछे का रीजन क्या था? He was protesting. He was protesting as well as he was belonging to the blacks category. ठीक है, वो blacks कैटेगरी से बिलोंग करता था, और दूसरी चीज ये he was not following those rules which was made by the whites. ठीक है, क्योंकि जो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में व्हाइट्स को एज अ सुपीरियर या मेजॉरिटी मानते थे, ठीक है, तो मेजॉरिटी की बातें ज्यादा मानी जाती है कि नहीं है? तो मेजॉरिटी की बातें जो चीज व्हाइट्स बोलते थे वो ऐसा रूल ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो व्हाइट्स ने एक रूल बनाया कि हर किसी को अफ्रीकांस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेक्टर पीटरसन और उसके कुछ साथ के लोगों ने ये चीजें मना कर दी कि नहीं, हमारी मातृभाषा जुलू है, इसलिए हम जुलू बोलेंगे अफ्रीकांस की जगह पे, ठीक है। तो उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने इसको रिजेक्ट किया अफ्रीकांस को, ठीक है, तो उनके खिलाफ टॉर्चर शुरू हो गया, ठीक है। ब्लैक्स को फोर्स किया जाने लगा कि नहीं, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस टॉर्चर दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाइट्स, ठीक है, अगेंस्ट द अफ्रीकांस लैंग्वेज, ठीक है, बिकॉज़ दे वांटेड टू लर्न व्हाट? ज़ुलू, ठीक है। ज़ुलू वाज देयर मदर टंग एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई दे वांटेड टू लर्न दैट लैंग्वेज। आ रही है बात समझ में? Yes sir. Yes sir. अरे तुम हम उससे पूछ रहे हैं भाई, आ रहा है? Yes sir. ठीक है, तो ये चीजें हुई, इसलिए हेक्टर पीटरसन मारा गया। आ रहा है समझ में? Yes sir. ओके, सो नेल्सन मंडेला ने जब साउथ अफ्रीका की फॉर्मेशन की थी तो वहां पे किस चीज का राज था? सब व्हाइट्स का। व्हाइट्स का। व्हाइट्स को हम कहते क्या थे? अपार्थीड कहते थे ना। अपार्थीड का मतलब ये है जो मेजॉरिटी वहां पे रूल कर रही है या गवर्न कर रही है, प्लस ये भी कि जो कैटेगरी वहां पे रूल कर रही है, ठीक है, उसके बोले हुए किसी भी चीज को हम ऐसा रूल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम मान लो कि मैं गोरखपुर का राजा हूं, ठीक है, तो मैंने कह दिया गोरखपुर में ब्लैक लोग नहीं रहेंगे, यानी कि वो मेरा बनाया हुआ एक रूल है, ठीक है। सो बेसिकली अपार्थीड वर द लॉज दैट कंसीडर्ड ब्लैक्स एज द inferior caste, ठीक है, inferior category. What is the meaning of inferior? उनको अपने से अलग समझ, अपने से अलग समझना, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी थिंक अबाउट दीज थिंग्स, जब हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम अपने आप से उसको अलग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप से उसको अलग समझने का जो प्रोसेस है या फिर जो लॉज इसके लिए बने थे, इनको हम कहते थे अपार्थीड लॉज, ठीक है। और जिसने ये लॉज बनाए थे वो थी अपार्थीड गवर्नमेंट। आ रहा है समझ में? प्रिया यादव, आ रहा है? ठीक है। सो बेसिकली अपार्थीड लॉज और अपार्थीड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन वहां पे हुआ था, ठीक है। तीन टाइप सुना था ना हमने, डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। अब तीसरा क्या आ गया? तीसरा हो गया अपार्थीड। अपार्थीड केवल, अपार्थीड लॉ नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी इलेक्शन बाय द पीपल, मोनार्की सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। डिक्टेटरशिप फोर्सफुल सिलेक्शन, ठीक है। शी जिनपिंग को फोर्सफुली सेलेक्ट किया गया। शी जिनपिंग की जनता जो है, चाइना की जनता, वो ये नहीं चाहती कि शी जिनपिंग उनका राष्ट्रपति रहे, लेकिन शी जिनपिंग बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? बिकॉज़ देयर इज डिक्टेटरशिप, forceful selection, ठीक है। And when a group or a community is governing over a place, governing over an area, then that type of government is known as दो से चार पे आए हम लोग। पहले हमको जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे तो हम दो जानते थे, एक डेमोक्रेसी, एक मोनार्की, राजतंत्र, प्रजातंत्र, ठीक है। बाद में हमारे पास चार हो गए, दो से चार। एक आ गया डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं? फोर्स करना। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सोच के बोलो, तुमको पता है, तुम्हारे मुंह से मैंने एक बार इसका आंसर सुना था। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर। सोच के आना घर से क्या हो, ठीक। इन दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं ये पता करके आना जरा था तो स्पेशली। हाँ, ठीक है। तो ये चार हो गए हमारे, अपार्थीड और डिक्टेटरशिप, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन किसी का? बताओ भाई क्या क्या? अपार्थीड का मतलब ये है अगर किसी एरिया में, गोरखपुर है, यहाँ पे किसी एक कम्युनिटी का राज हो जाए,
ठीक है। कम्युनिटी का मतलब मान लो कि जैसे व्हाइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो व्हाइट्स ने अगर यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, कोई भी व्हाइट अगर कुछ कह देता है तो उसको एज अ रूल ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अपार्थाइड फॉर्म ऑफ, ठीक है। जब एक ग्रुप रूल करता है तो वो अपार्थाइड है, अगर कोई एक इंडिविजुअल रूल कर रहा है तो वो क्या है, डिक्टेटरशिप, ठीक है। अगर एक पार्टी रूल कर रही है तो वो क्या है, डेमोक्रेसी, ठीक है। और जब कोई एक फैमिली रूल करती है तो वो क्या बनता है, इतना आसानी से कौन समझाएगा भाई, आ गया समझ में। परिवार का राज यानी कि मोनार्की, पॉलिटिकल पार्टी का राज यानी डेमोक्रेसी, फिर उसके बाद किसी एक इंडिविजुअल का राज यानी कि डिक्टेटरशिप, एक ग्रुप का राज यानी कि अपार्थाइड, एज सिंपल एज दैट। आ रहा है, कोई परेशानी? ओके, ये चैप्टर यानी कि पल्ले पढ़ रहा हूँ, पल्ले पढ़ चुका है ना? ओके, इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन फिर हमारे नेल्सन मंडेला जी ने किया था, जिसमें कि व्हाइट्स, नॉन व्हाइट्स, ब्लैक्स, हर सबको ये किया था ट्रीट। आ रहा समझ में? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। समझ रहे हो विकास? सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो तो। इसके बाद आता है पार्टिसिपेशन। हमने पढ़ा था पार्टिसिपेशन क्या होता है। क्या होता है पार्टिसिपेशन? किसी भी चीज में भाग, कौन बताया? सही है, पार्टिसिपेशन तो भाग लेना ही होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? हर किसी चीज में हर एक कैटेगरी की या हर एक इंडिविजुअल की जो पार्टिसिपेशन होता है या एक साथ कंबाइन होकर किसी भी काम को करना इज नोन एज participation. When we talk about selection of a government, then it is the right for each and every individual of our country that they are having the right to select their leader. ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल गोरे काले ऐसे लोगों को डिवाइड किया गया है कि केवल गोरों को वोट करने का अधिकार मिलेगा या फिर कालों को केवल वोट करने का अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस कंट्री इज हैविंग द राइट टू सेलेक्ट देयर ओन लीडर, ठीक है। एंड ऑन दिस बेसिस इज एवरीवन गेटिंग दिस राइट? क्या हर किसी को ये राइट मिल रहा है? अमृत, हर किसी को वोट करने का अधिकार मिला हुआ है हमारे देश में? मिला है कि नहीं मिला? मिला है, सब लोग वोट करने जाते हैं? नो सर, जाते हो तुम? सर 18 प्लस अडल्ट्स 18 प्लस अडल्ट जाते हैं, लेकिन क्या 18 प्लस अडल्ट में भी हर कोई वोट दे पाता है? नो सर। कई लोग जो अलग अलग कम्युनिटीज में है या फिर अलग अलग एरियाज में रहते हैं वो लोग वोट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने साधन नहीं है, ठीक है। साधन तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है ताकि वो वोट कर सकें। आ रहा है समझ में? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, ये है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बहुत तरीके का होता है। एक होता है इमीडिएट पार्टिसिपेशन, एक क्या होता है, देखो इमीडिएट होता है पहला, दूसरा क्या होता है नॉर्मल या फॉर्मल, ठीक है, और तीसरा होता है फोर्सफुल। 3 पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं। हमारा जो इमीडिएट पार्टिसिपेशन है उसका मतलब ये है कि यार कोई काम हमारे देश में हो रहा है, ठीक है, उसमें हर किसी की अगर सहमति चाहिए, ठीक है, सबके पास क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं, साइन करते हैं, तो वो इमीडिएट पार्टिसिपेशन, ठीक है। दूसरा होता है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या? केवल काम से मतलब अपना काम किया, पार्टिसिपेशन हुई, खत्म करना, ठीक है। तीसरा क्या है? फोर्सफुल। फोर्सफुल का मतलब ये है कि कई लोग वोट देने के टाइम पे गलत वोट पे डालते हैं, जाली वोट जो कहा जाता है, ठीक है, फेक वोट्स, ठीक है। तो इस फेक वोट्स का मतलब क्या है? फोर्सफुल पार्टिसिपेशन, ठीक है। So why do we have regular elections? You have already read in the previous chapter that people make through the decisions in the democracy. Through voting in the election, people elect leaders to represent them. These representatives take decisions on the behalf of people. ठीक है, हमारे पास डेमोक्रेसी में एक राइट है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं, और फिर वो लीडर क्या करता है कि हमारे हिसाब से गवर्नमेंट के सामने हमें जाके रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सबने मिलकर के इसको अपना मॉनिटर चूज किया है या फिर अपना एक लीडर चूज किया है, ठीक है, तो इस क्लास का जो भी रिप्रेजेंटेशन, इस क्लास की जो भी परेशानी है या जो भी जरूरतें हैं, वो ये जाकर के एडवाइजरीज के बताएगी, ठीक है। एडवाइजरीज का मतलब क्या है? whatever is the demand for this class, whatever is necessary for this class, she will represent this class on the behalf of whole students, ठीक है। अगर इस क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों की एक रिप्रेजेंटेटिव है,
आ रही है बात समझ में? वैसे हम क्या करते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने एक लीडर को चुनते हैं, एमपी या एमएलए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के दौरान हम एमएलए सेलेक्ट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के दौरान एमपी। आ रही बात समझ में? तो एमपी क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर के या पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एमएलए क्या करता है, चीफ मिनिस्टर के सामने या राज्य सरकार के सामने जाकर के हमें रिप्रेजेंट करता है। हमारी क्या जरूरतें हैं, हमारी क्या डिमांड्स हैं, ये सारी चीजें उन्हें बताना किसका काम है, एमपी या एमएलए। सर स्टेट के लिए एमएलए, स्टेट के लिए एमएलए, सेंटर के लिए MP. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. पक्का? Yes sir. ओके। सो ऐसे ही हमारे यहाँ हमारी कंट्री में पार्टिसिपेशन होता है। सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक रिप्रेजेंटेटिव चुने, तो यानी कि वो जा करके अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी बातें कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली हम लोग उसकी जगह पे जाकर के वहां पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, या उस डिस्कशन में हम शामिल हो रहे हैं बाय द मींस ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। दैट रिप्रेजेंटेटिव इज गोइंग टू टेल ऑल द नीड्स, ऑल द डिमांड्स ऑफ दिस कंट्री। आ रहा है समझ में? बोलो बालक, ठीक है। ओके, सो ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड्स। हर गवर्नमेंट एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सेलेक्ट होती है। प्राइम मिनिस्टर 5 साल, प्रेसिडेंट 5 साल, चीफ मिनिस्टर 5 इयर्स, एमएलए 5 इयर्स, एमपी 5 इयर्स। हमारी कंट्री में या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये रूल है कि हर एक पावर ऑफ गवर्नमेंट 5 साल के लिए लिमिटेड होता है, ताकि हर किसी को उस पावर को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, ठीक है। सर 5 साल में वही कर दूंगा, तो फिर उसको और 5 साल मिला, यानी कि उसने अच्छा काम किया है। आ रहा है समझ में? स्पीकर का खाना डील है, ठीक है, उसको कहते हैं री इलेक्शन, ठीक। आ गया समझ में? Yes sir. तो ये सारी चीजें इसीलिए है कि कोई अपने आप को सूरमा ना समझे। सूरमा का मतलब ये है, कोई ये ना समझे कि ये देश हमारा है, हम ही लीडर बने रहेंगे, ठीक है। किसी की भी सरकार जा सकती है, कभी भी कोई भी सरकार बन सकती है। आ रही है समझ में? ठीक है। सो द गवर्नमेंट शुड नॉट थिंक दैट दिस कंट्री इज माइन और द पावर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। पावर हमेशा फ्लक्चुएट करती है ऑन द पीरियड ऑफ वेव्स, ठीक है। अगर हम वेव बनाएं तो वेव कैसे बनता है, ऐसे बनता है वेव, ऐसे बनता है ना वेव। ये मान लो ये बीजेपी का कार्यकाल है, ये कांग्रेस का कार्यकाल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बीजेपी नीचे गिर गई, कांग्रेस हो गई। आ रहा है समझ में? Yes sir. तो यही क्या है, पावर किसी के पास कांस्टेंट नहीं है, हमेशा वो चेंज होता रहता है। आ रहा है समझ में? Yes sir. बोलो आ रहा है कि नहीं? Yes sir. तो यही है पार्टिसिपेशन, ठीक है। पार्टिसिपेशन किस बेसिस पे होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें हम लोग जान लेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। तो अदर वेज का मतलब क्या होता है कि दूसरे और कौन से तरीके हैं जिससे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन द 5 years. Beside voting, there are other ways of participating in the process of government. People participate by taking interest in the working of the government, by criticizing it when required. In August 2005, when the particular government increased the money people had to pay for the electricity, people expressed their disapproval sharply. मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई गवर्नमेंट कोई गलत रूल बना रही है, गलत लॉ बना रही है, ठीक है, तो उसको हम क्रिटिसाइज करके भी गवर्नमेंट के फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि एज अ पीपल, एज अ पब्लिक, वी आर हैविंग द right to choose a government as well as to criticize the government when it is required. अगर कोई गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है, अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, तो ये राइट हमारी है कि हम उसको क्रिटिसाइज करके नीचे भी गिरा सकते हैं। आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर गवर्नमेंट गिराने लगना तुम लोग, ठीक है, हटा सकते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ था, अगस्त 2005 में अचानक से गवर्नमेंट ने बिजली के बिल बढ़ा दिए, ठीक है। तो जो वहां के लोग थे, जो वहां की जनता थी, उन्होंने ये बताया कि सर हम इतने अमाउंट ऑफ मनी पे नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू पे दिस मच, इज नॉट आवर सैलरी दैट वी आर गोइंग टू पे दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। उसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ एप्लीकेशंस लिखे, प्रोटेस्ट किया, साइनिंग कैंपेन चलाए गए, ठीक है, जिसके बाद गवर्नमेंट को अपना ये रूल वापस लेना पड़ा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रूल, दिस टाइप ऑफ लॉ इज नोन एज, बताएं तो थे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज।
बताए थे? यस सर। अरे बताओ यार। यस सर। बताया था ना? Yes, sir. अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ का मतलब ये है कि ऐसे नियम जो पीपल या पब्लिक के द्वारा उसको अपनाए नहीं गए, ठीक है? ऐसी चीजें जो पब्लिक उसको अपना नहीं मान सकी, ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही थे, लीगल थे, लेकिन उसको पब्लिक ने अपनाने से इनकार कर दिया। आ रही है बात समझ में? यस सर। ये रूल हटा दिया गया। गवर्नमेंट हटा दोगे? तुम अगर वर्क नहीं कंप्लीट करोगे तुम्हारा स्कूल से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, हो भी सकता है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ऐसी बुक ली हो तो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? रैली, प्रोटेस्ट, साइनिंग कैंपेन्स एज वेल एज धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट में ही आता है, ठीक है? तो धरना उसे को कहते हैं। साइनिंग कैंपेन का मतलब क्या है? साइन करते हैं हम लोग ना किसी एक बड़े से पोस्टर पे लिख दिया गया यहाँ पे दिस इज अगेंस्ट द अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, तो यहाँ पे ऐसे साइन कर दिया हमने। चलो कुछ पता हो चाहे ना हो, यहाँ साइन करना इंपॉर्टेंट है, हमारा ऑटोग्राफ दिखना चाहिए, ठीक है? तो यही होता है साइनिंग कैंपेन। आ रहा है समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सुधांशु, तुम भी यस सर नो सर में लगे हुए हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या है? इनडायरेक्ट वे है पार्टिसिपेशन का। नहीं दे रहा है ना? अभी जब 4 बजे तक स्कूल चलेगा तब क्या करोगे तुम लोग? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है ये क्या था? इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, ठीक है? इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोग कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके, ठीक है? क्रिटिसाइजिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसको बताना कि that you are not working properly, you have promised to do this work and you are not did it till now. अभी तक आपने ये काम करने के लिए कहा था और नहीं किया है, यही सब करने आए हो यहाँ पे। एक झापड़ देंगे और सुधर जाओगे। डकारने आए हो क्लास में? कौन था? हाँ? यही था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एक चीज के बारे में मैंने बताया था, याद है किसी को? ये काम करने में एक ऑर्गन का बहुत बड़ा हाथ होता है। बताओ किसका? क्या इंग्लिश फारसी बोले? सर क्या सर भाई? मैंने ये बताया था कि ये काम करने में एक ऑर्गन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कौन सा ऑर्गन होता है? जुडिशरी। मैंने क्या बताया? जुडिशरी, ठीक है? तो जुडिशरी की बेसिकली ड्यूटी यही होती है, ठीक है, कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करे, ठीक है? तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम किसका होता है? जुडिशरी। जुडिशरी का जो ऑर्गन होता है वो कौन कौन सा होता है? सबसे पहले क्या आता है? पुलिस। दूसरा आता है कोर्ट्स। फिर क्या आता है? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। फिर क्या आता है? बस उसके बाद कुछ होता है तो फिर हमारे गांव में लोग जो होते हैं लाठी लेके सब मत हो जाते हैं, होता है ना? कभी क्या लिख गए हो लाठी वाठी कभी? ठीक है, तो ये 4 चीजें होती हैं जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? कैसे इंपॉर्टेंट होती है? कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हमारे कंट्री में हो रहा है, ठीक है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाना, ठीक है? अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो वो एक कंट्री का इशू बन जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आग लगती है तो आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है? तो उस आग को कंट्रोल करना किसके लिए होता है? किसके लिए जरूरी है? फायर ब्रिगेड के लिए, ठीक है? क्योंकि तो उसको नहीं बढ़ाया गया तो उससे नुकसान और ज्यादा होगा ना? बोलो भाई। तुमसे स्पेशली बोलेंगे कि ओम गुप्ता बोलिए कि प्रसाद चाहिए, ठीक है? तो इन सारी चीजों को सॉल्व कराने का काम किसका है? हमारी जुडिशरी का, ठीक? ओके, हाँ, कोर्ट्स के 4 टाइप हमने पढ़े थे। इस कोर्ट में सबसे पहले क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? कहीं चिल्ला रहे हैं?
फिर क्या होता है? सिविल कोड। छोटू क्या होता है? सिविल कोड। क्या होता है? सिविल कोड। सिविल कोड। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये दोनों हाई कोर्ट स्टेट लेवल। हाई कोर्ट स्टेट लेवल, सुप्रीम कोर्ट कंट्री लेवल। कौन बोला इंटरनेशनल लेवल जी? तुम्हें बोला ना? नेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल होता है। उसके लिए एक दूसरी कोर्ट बनाई गई, इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट्स यूएन, यूनाइटेड नेशंस इसके हेड हैं, और यूनाइटेड नेशन की जो कंट्रीज है ये मिलके ये मतलब डिसीजन लेते हैं कि कौन इसका जज बनेगा, कौन वकील बनेगा, ये सारी चीजें। ठीक है? इंडिया कोई पार्टिसिपेट क्यों सर इसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेशन है भाई? इंडिया यूएन का एक हिस्सा नहीं है। सर है। यूनाइटेड नेशन एक ग्रुप है ना, यस सर। ये 4-5 ग्रुप नहीं जानते हो क्या तुम लोग यार? यूएन है, सार्क है, यस सर। सार्क है, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कम्युनिटी, रीजनल कंट्रीज, ऐसे ही एशियान है, ASEAN। ये सारे ग्रुप्स है ना, कंट्रीज मिलकर के किसी एक इशू के ऊपर एक ग्रुप बनाती है, फिर उसके साथ काम करती है। समझ में आ रहा है? जैसे परमाणु हथियारों पे काम करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। ठीक है? सोशल इश्यूज पे या सोशली जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये बनाया गया है। यूएन तो खैर इंटरनेशनल, पूरे देश, पूरे विश्व के देश उसमें है। ठीक है? तो ये है हमारा क्या? एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ कंट्री। आ रहा है समझ में ये? यस सर। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वालिटी एंड जस्टिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? Sir, see every people. Sir, see every person equally. We should treat each and everyone equally with equality. This is known as what? Equality. ठीक है? जो हमारी इक्वालिटी है और जो जस्टिस है ये बेसिकली इसी चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना हमारे देश में इक्वालिटी है और जस्टिस है। ठीक है? अगर हर कोई यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो हर कोई के लिए रूल जो है या लॉ है वो सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? ऐसा तो है नहीं जिसके पास पैसा बहुत है वो बहुत बड़ा इस कंट्री का मालिक है, ऐसा है क्या? नो सर। In democracy, no one is considered as the ruler of the country. ठीक है? Each and everyone is a worker and each and everyone is doing national duty. ठीक है? बोलो भाई। Yes sir. ठीक है? तो इक्वालिटी का मतलब यही है when we are treating each and everyone equally, हर ग्रुप को, हर ह्यूमन बीइंग को हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें लिखे गए लॉ सबके लिए बराबर है। Yes sir. ठीक है? And each and everyone is treated with the law, then that is known as what? Equality. हर किसी को प्रॉपर पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा है, हर लोग वोट करने जा रहे हैं, अपने लीडर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है? Equality. ठीक है? और अगर कोई केस है, मान लो अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया, उसने कोर्ट में केस किया, ठीक है, तो जब कोर्ट में केस किया तो उसका जस्टिस हमें अच्छे से मिल गया, वो केस अच्छे से सॉल्व कर दिया गया, ठीक है, और जो हमारा अक्यूज था वो क्रिमिनल प्रूफ होकर के जेल में चला गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें इक्वालिटी के साथ साथ क्या चीज मिल गई? जस्टिस। ठीक है? समझ में आया? Yes sir. कोई परेशानी? No sir. तो justice के लिए judiciary होता है ना? जस्टिस के लिए जो हमारा ऑर्गन काम करता है वो बेसिकली क्या है? कोर्ट्स। कोर्ट्स, ठीक है? कोर्ट्स में कौन कौन से आते हैं? SHHC, यही होता है ना? Yes sir. सुप्रीम, हाई, सेशन, सिविल। आ गया समझ में? Yes sir. तो यही था हमारा चैप्टर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था 4 दिन में, ठीक है? तो बेसिकली ये हमारा ये चैप्टर खत्म, कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको कंप्लीट करिए। सर हो गया। We are going to complete the question answer of this chapter. Complete the question answer Of this chapter. the question answer of chapter 4 है ना? Yes sir. कंप्लीट कर लेना सब लोग, ठीक है? Yes. ओके। अच्छा हमारा